एक बार फिर से आपका बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। अभी तक जो अपन ने बात की थी वो डाइजेशन की थी, पाचन की थी और पाचन अपने पास में कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब जो बात करेंगे वो पचित भोजन के अवशोषण की करेंगे, अर्थात पचित भोजन का जो अवशोषण होगा वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, पचित भोजन के अवशोषण के लिए अर्थात अवशोषण के लिए सीधी सी एक डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो उसके लिए जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि बचे हुए खाद्य पदार्थों एवं जल का आंतरीय उपकला की सहायता से रक्त एवं लसिका में स्थानांतरण ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। अर्थात दोबारा से एक बार डिस्कस करते हैं। बचे हुए खाद्य पदार्थों एवं जल का आंतरीय उपकला की सहायता से रुधिर एवं लसिकाओं में स्थानांतरण करना ही अवशोषण कहलाता है। अब कुछ भोजन की अपन बात करते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल्स और क्लोराइड आयन। इनका जो अवशोषण होता है वो सरल विसरण विधि के द्वारा होता है, अर्थात सरल डिफ्यूजन विधि के द्वारा हो जाता है, सिंपल डिफ्यूजन विधि के द्वारा हो जाता है। ये जो सिंपल डिफ्यूजन विधि है वो सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है, अर्थात सीधी सी मैं बात करूं उच्च से निम्न की ओर गमन करती है। ठीक है, दूसरे के अंदर मैं बात करूं अर्थात यहाँ पर अपन फ्रक्टोज या कुछ अमीनो अम्ल ले लेते हैं। उनका जो परिवहन होता है वो वाहक अणुओं के द्वारा होता है, और ये जो वाहक अणुओं के द्वारा जो परिवहन होता है उसे हम सुसाध्य विसरण कहते हैं। और इस सुसाध्य विसरण के अंतर्गत रासायनिक फोर्स का उपयोग किया जाता है, अर्थात रासायनिक बल लगाए जाते हैं। इसके अलावा मैं अगर मैं बात करता हूं तो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अर्थात उच्च से निम्न की ओर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि का जो परिवहन होता है वो रक्त में सक्रिय अभिगमन के द्वारा होता है, और जो सक्रिय अभिगमन होता है उसके अंतर्गत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, एनर्जी जो अपन को मिलती है सक्रिय अभिगमन के दौरान सोडियम पोटेशियम पंप की सहायता से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अपने पास में एक होता है निष्क्रिय अभिगमन, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात यहाँ पर अपन देखें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है, अपने पास में प्रोटीन्स के अणुओं का पाचन हो जाता है। अब अपने पास में जो पाचन अवशोषित जो होते हैं वो होता है वसा, और वसा का अवशोषण सीधे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वसा जो होती है वो जल में अविलयशील होती है। ठीक है, इसके लिए इसे क्या किया जाता है? मिसेल का निर्माण किया जाता है, और फिर ये जो विसेल होती है वो लसिका वाहिनियों के द्वारा रक्त में छोड़ दी जाती है, और वहाँ पर इनका क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अवशोषण में कुछ अंग भी कार्य करते हैं, कुछ पार्ट्स कार्य करते हैं, जैसे मुख, आमाशय, क्षुद्रांत्र और वृहदांत्र। ठीक है, मुख गुहा की अगर मैं बात करूं तो मुख गुहा के अंतर्गत औषधि और विटामिन्स का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, आमाशय के अंदर अगर मैं बात करूं जल व अल्कोहल इत्यादि का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। बाकी जितने भी अपने पास में पाचक पदार्थ बच गए, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, वसीय अम्ल हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, अमीनो अम्ल हो गए, इन सब का जो अवशोषण होगा वो क्षुद्र आंत्र की सहायता से
किया जाता है। वृहद आंत्र की बात करें, जल और लवण इनका जो अवशोषण होगा वो किसके द्वारा होगा? वृहद आंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, ये जो अवशोषित पदार्थ होते हैं अपने पास में, ये अंत के अंदर, अंत में रक्त की सहायता से कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं और इस क्रिया को अपन कहते हैं स्वांगीकरण कहते हैं, अर्थात एसिमिलेशन कहा जाता है। अर्थात अवशोषित भोजन को पूरे शरीर के अंतर्गत पहुंचाया जाता है, किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। इसे अपन क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण के बाद में जो शेष अपचित पदार्थ होता है उसे मलाशय में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद में किसका निर्माण किया जाता है? मल का निर्माण किया जाता है। मल जो होता है उसके अंतर्गत तंत्रिका आवेग उत्पन्न होने से मल त्याग की इच्छा पैदा होती है। ये जो इच्छा होती है वो ऐच्छिक क्रिया होती है, अर्थात इच्छा पर डिपेंड करती है। और इसके बाद में क्या कर दिया जाता है? मल का बहिक्षेपण कर दिया जाता है, मल को त्याग दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपने पास में एक और हेडिंग आती है, वो आती है दंत की संरचना। जो अपन ने पहले बात दांतों की कर ली थी, लेकिन इस संरचना को भी यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। दंत की संरचना की अगर मैं बात करूँ तो दांतों की जो संख्या होती है वो अपने पास में 4 होती है। कृतनक होती है, रदनक होती है, अग्रचर्वणक होती है और चर्वणक होती है। गाइस अगर अपन बात करें तो दांतों की अगर स्टार्टिंग में अपन ने एक लाइन लिखाई थी कि दांत जो होते हैं ग्रत दंती होते हैं, अर्थात ये ग्रतों के अंतर्गत दसे हुए होते हैं। ठीक है, और कठोर संरचना होती है। और ये कहाँ दसे होते हैं? जबड़े की अस्थि की ग्रतिकाओं में दसे होते हैं। जबड़े की अस्थि की ग्रतिकाओं में धसे होते हैं, जो लगभग 50 से 60% हिस्सा कहाँ धसा होता है? जबड़ों में धसा होता है। और ये जो धसा हुआ हिस्सा होता है वो अपने मूल कहलाता है। ठीक है, और दांतों का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो चमकीला होता है, सफ़ेद होता है, ये मसूड़ों से बाहर निकला होता है। इसे हम क्या कहते हैं? सीकर कहते हैं। सीकर तथा मूल के मध्य का जो समीपस्थ भाग होता है उसे अपन ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, दंत के अंतर्गत दांतों के अंदर सीधी सी मैं बात करूं, सबसे बाहर की ओर एक गुहा पाई जाती है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं, जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। इन मज्जा गुहाओं के द्वारा नीचे की तरफ, आधार की तरफ एक छिद्र पाया जाता है। इन छिद्र में अनेक वाहिनियाँ में आकर मिलती है, तंत्रिका वाहिनियाँ हो जाती है, रक्त वाहिनियाँ आकर मिल जाती है। इनके द्वारा एक विशेष प्रकार का कोशिकाओं का स्राव किया जाता है जो सीमेंट के समान पदार्थ बनाती है, जिसे अपन डेंटाइन कहते हैं। और ये जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है वो कहलाती है ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है, इन जो डेंटाइन के ऊपर का जो स्तर होता है वो सफ़ेद होता है, चमकीला होता है। इसे अपन इनेमल कहते हैं। इनेमल भी जो होता है शरीर का कठोर हिस्सा होता है या कठोर भाग बनाता है। ठीक है, और दांतों के बारे में सीधी सी बात करें तो दांत भी अपने पास में कैसी होती है? एक कठोर संरचना के रूप में पाए जाते हैं।